जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से मैं अपने पढ़ाने के तरीका को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। होगा क्या, देखिए, आपको जितने भी प्रश्न कराते हैं उस प्रश्न से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक तक चांसेस होते हैं, जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस बनते हैं। तो उस फैक्ट को मैं उसी क्वेश्चंस के नीचे या तो चित्र के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से दे दूंगा। इससे होगा क्या, आपकी जो तैयारी है पहले से और भी बेहतर होगा और बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको इससे बेहतर तरीका कहीं नहीं मिलेगा। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 9 चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। और देखिए, आपको जो साइड में ये चित्र दिख रहा है, ये बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और नीचे इसी प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बहादुर शाह द्वितीय जो है ये अंतिम मुगल सम्राट थे। अब देखिए, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय ये किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। और मुगल वंश का अंतिम शासक जो था ये बहादुर शाह जफर था, या बहादुर शाह द्वितीय कहे, दोनों एक ही बात है। अब देखिए, बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उसको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो ट्रिक है, बाबर आया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया, 29 में घर गया और 30 को मर गया। तो कहने का मतलब है 26 से 1526 में बाबर के द्वारा पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जाता है। ये किसके किसके बीच होता है? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें पराजय इब्राहिम लोदी की होती है। 27 में खाना खाया, तो खाना से देखिए खानवा का युद्ध है जो कि बाबर एवं राणा संगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है और राणा संगा की पराजय होती है। अब नेक्स्ट देखिए, 27 में खाना खाया, उसके बाद है 28 में चंदा दिया, यानी कि 1528 में चंदा से चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है। ये भी युद्ध बाबर एवं मेदिनी राय के बीच होता है, जिसमें मेदिनी राय की हार होती है और बाबर जीत जाता है। उसके बाद देखिए 29 यानी कि 1529 में क्या किया? घर गया। घर से याद रखिएगा, घग्गर का यानी घाघरा का युद्ध है। ये बाबर एवं महमूद लोदी के बीच होता है। इसमें भी बाबर की विजय होती है और 30 को मर गया, यानी कि 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जिसको बंदरगाह भी कहते हैं, कौन सा था? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे लोथल को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल था। लोथल कहाँ स्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पर, याद रखना है, भोगवा नदी के तट पर ये गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ लिखा गया है, आप लोग जूम करके पढ़ लीजिएगा। जब PDF दिया जाएगा तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, लौंग जो प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकालिका से प्राप्त होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में पिट्यूटरी ग्रंथि को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाता है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ये पीयूष ग्रंथि है। इन सभी को ध्यान रखना है। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। इसी तरह के प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सोडियम को किस में रखा जाता है, तो इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। सोडियम का सिंबल Na होता है और परमाणु क्रमांक 11। लाफिंग गैस क्या है? चलिए आंसर करेंगे, यानी कि लाफिंग गैस का आपको सूत्र बताना है। तो देखिए लाफिंग गैस का सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस का सूत्र होता है, नाम है। और इसका सूत्र N2O होता है, ध्यान रखना है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? और ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें बताया गया है वायुमंडल के सभी परतों के बारे में। तो ध्यान से देखिए इस चित्र को। देखिए वायुमंडल, मान लीजिए ये पृथ्वी हमारा है। सबसे पहले आपका आता है क्षोभ मंडल, इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्थान पर आपका क्षोभ मंडल है और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है इसी में घटित होती है। इसके ऊपर है आपका समताप मंडल और इसी में ओजोन लेयर होता है। और वायुयान यानी कि हवाई जहाज जो है इसी समताप मंडल में उड़ते हैं। तीसरे स्थान पर मध्य मंडल है, चौथे स्थान पर ताप मंडल है और पांचवें स्थान पर वायुमंडल है। इनको ध्यान रखना है। तो वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? चलिए तो देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र आप सभी जानते हैं, बैरोमीटर है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री के कोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए तो देखिए जो ही बच्चे 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी को दिए हैं, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स किससे होता है? तो ये वायरस से होने वाला रोग है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, याद कर लीजिए। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा जाता है 21 जून को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और देखिए 16 सितंबर को याद रखिएगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, पूछा जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को और विश्व एड्स दिवस अभी हमने बताया 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट दिनों के नाम है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। और भी पुस्तक है जैसे कि अकबरनामा, ये जो है अबुल फजल इसके लेखक है। आईने अकबरी अबुल फजल। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद। बुद्ध चरितम अश्वघोष। विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत। और गीत गोविंद जो है इसके लेखक जयदेव है। तो यहाँ से आपको 10 नंबर गीत गोविंद को याद रखना है, बुद्ध चरितम को याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, आनंद मठ, आईने अकबरी और अकबरनामा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है इसको पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, पूछा गया था एग्जाम में। और भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, इसे पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की रचना है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत के संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। कौन कौन सा है? तो यहाँ देख सकते हैं, पहला है राष्ट्रीय आपात, जिसके बारे में आर्टिकल 352 में बताया गया है। दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 356 है। और वित्तीय आपातकाल है, जिसके बारे में आर्टिकल 360 में बताया गया है, ध्यान रखना है। और हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये लौटा देना चाहिए 14 दिन के भीतर। संसद के 3 अंग होते हैं, आप सभी जानते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में, राज्यसभा के बारे में 80 में और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। और देखिए आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? चलिए तो देखिए 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है किताब उल हिंद को। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसके रचयिता कौन है? तो अलबरूनी है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो ये चित्तरंजन दास CR दास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डेली मिलते रहे। तो देखिए लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था किसने? तो ये किया था गैरीबाल्डी ने। बी ऑप्शन सही जवाब है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो आप सभी जानते हैं वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं पूछ रहा है, उपग्रह पूछ रहा है। ग्रह पूछता तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रह गैनीमेड है, ये बृहस्पति का ही उपग्रह है। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, सौरमंडल का सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और पूछा जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है, ध्यान रखना है। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों की अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? चलिए तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पाए जाते हैं किस प्रकार के चट्टान में? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे अवसादी चट्टान को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए पूछा जाता है चट्टान को 3 प्रकारों में बांटा गया है, कौन कौन से? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, इनको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए, तो देखिए नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट है शहर जो कि पूछा जाता है, आगरा यमुना नदी किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे है, उज्जैन क्षिप्रा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अहमदाबाद जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साबरमती नदी। और एक इम्पॉर्टेंट है, सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, सूरत गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेस मेकर का संबंध किससे है? चलिए आंसर करेंगे, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पेस मेकर ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मनुष्य के रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? चलिए, तो देखिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की जो औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर तक। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है ये विद्युत मोटर है, सी ऑप्शन सही जवाब है। और जस्ट उल्टा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की साफ नहीं दिखाई पड़ता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सभी फैक्ट को लिख दिया गया है। देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नेत्र गोलक का आकार कम हो जाता है। छवि कहाँ पर बनता है? दृष्टि पटल के पीछे बनता है और इसे उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया जो है जिसे दूर दृष्टि दोष बोला जाता है, एक ही बात है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है, ध्यान रखना है। इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और इसके लिए क्या होता है, इसमें नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है और छवि जो है दृष्टि पटल के पहले बन जाती है। इस पॉइंट को याद रखना है। पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में छवि जो है कहाँ पर बनती है, तो दृष्टि पटल के पहले बनती है, ध्यान रखना है। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? यानी कि निम्न में से बताना है किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो ये आधारित है परमाणु संख्या पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लोरोफिल अणु में निम्न में क्या मौजूद होता है? तो देखिए इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार किया है। क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम, ध्यान रखना है। भारत की खोज के लेखक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ध्यान रखना है। सी ऑप्शन सही जवाब है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी जो है ये प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नहीं पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, लेकिन एशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये बोर्नियो द्वीप है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं फजल अली थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन? तो आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए अभी हमने बताया इस प्रश्न को, इसका सही जवाब हो जाएगा पेसमेकर जो है ये हृदय से संबंधित है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध पूछा जाता है 1764 में हुआ था। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर ने। मूल्यवर्धित कर आरोपित किया जाता है। तो देखिए मूल्यवर्धित कर जो है ये आरोपित किया जाता है उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है ये विश्व व्यापार संगठन है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है विश्व व्यापार संगठन का? तो जेनेवा में है, ध्यान रखना है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF भी बोला जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन है, कठोर भी है और तन्य भी है। तो हीरा नहीं होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। ये अत्यधिक कठोर भी है और तन्य भी है, लेकिन सबसे अधिक कठोर पूछे तो ये हीरा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा खनिज तेल का उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे बड़ा खनिज तेल का उपभोक्ता राष्ट्र जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो देखिए जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला दर्रे का जो नाम है ये एलिफेंटा है, एलिफेंटा दर्रा। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए की समाप्ति स्थल कहाँ है? तो ये पठानकोट में है, ध्यान रखना है। चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आप लोगों को पता है ये शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये केपलर ने किया था। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? या मठ होगा। बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं ये सांची है, याद रखना है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से अब आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देखिए रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रेमचंद है। सी ऑप्शन सही जवाब है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उत्सव जो है ये कौन सा सही रूप में लिखा गया है? तो देख सकते हैं बी जो ऑप्शन उत्सव है ये बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा गया है। दशमुख में कौन सा समास है? और ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या करते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो देखिए ख, च, थ ये अघोष वर्ण है, जबकि म जो है ये घोष वर्ण है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? चलिए तो देखिए ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कनिष्ठ होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने इस 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक स्कोर देना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।